लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय में अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के गहराते संकट और उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई गई है। हाल ही में यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में युवा रूढ़िवादी नेता और एक्टिविस्ट चार्ली क्रिक की हत्या ने देश को झकझोर दिया। चार्ली क्रिक, जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी, जमीनी लोकप्रियता वाले युवा कंजर्वेटिव कार्यकर्ता और मीडिया चेहरा थे। ये हत्या केवल एक व्यक्ति के जाने का मामला नहीं, बल्कि उस लगातार हिंसक दौर का हिस्सा है जिसमें हाल के वर्षों में ट्रंप, नैन्सी पेलोसी, मिनेसोटा के राजनीतिक नेता और बहुत से दूसरे सार्वजनिक व्यक्तित्व भी शिकार हुए हैं। संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिकी लोकतंत्र की बुनियाद यानी असहमति और विरोध की आजादी अब खतरे में है। सर्वे के मुताबिक अब कॉलेज छात्र भी बड़ी संख्या में विरोध के लिए हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक सोच है। द न्यूयॉर्क टाइम्स संपादकीय बोर्ड भले राजनीतिक मतभेद रखता हो, लेकिन साफ कहता है चाहे विचार अलग हो, पर किसी भी सूरत में राजनीति में मौत, डर और हिंसा स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक हिंसा विपक्ष को डराने, चुप कराने और लोकतांत्रिक बहस खत्म करने का जरिया बन गई है। संपादकीय में राजनीतिक दलों, नागरिकों और नेताओं को सोच बदलने और संयम बरतने की अपील है। विचार अलग हों, बहस तेज हो, लेकिन असहमति हिंसा में ना बदले। इस समय अमेरिका को आवेश और बदले की भावना नहीं, बल्कि संवाद, सहनशीलता और लोकतांत्रिक संस्कृति की वापसी जरूरी है। समाज का हर हिस्सा, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, इस विकृत राजनीतिक माहौल में संवेदनशीलता और साहस दिखाकर बरसों पुरानी लोकतांत्रिक गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेदारी साझा करे। कुल मिलाकर चार्ली क्रिक की हत्या और लगातार होती राजनीतिक हिंसा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका को अब गुस्से, ध्रुवीकरण और हिंसा से ऊपर उठकर शांतिपूर्ण बहस और नागरिकता के आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पोस्ट, पीएम जीवन और उनके सार्वजनिक मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाल ही में सामने आए बोरिक फाइल्स नामक लीक दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट है कि जॉनसन ने प्रधानमंत्री रहते हुए और उसके बाद अपने सरकारी संपर्कों और पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। संपादकीय में कहा गया कि जॉनसन को सार्वजनिक कर्तव्यों के लिए सार्वजनिक धन मिला, पर दस्तावेज दिखाते हैं कि उनकी टीम इसी पैसे का इस्तेमाल निजी कारोबारी सौदों के लिए कर रही थी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सऊदी और अबू धाबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुद के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने संपर्कों का उपयोग किया। जॉनसन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बड़े कारोबारी सौदों की बुनियाद रखी और उन्हें अनुमति या मंजूरी की चिंता नहीं रही। अन्य पूर्व प्रधानमंत्री ब्लेयर, ब्राउन, कैमरन, थेरेसा मे और लिज ट्रस्ट ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी किसी फंड का किसी निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जॉनसन की गतिविधियां बार बार नियमों की सीमा छूती या तोड़ती रही हैं। ब्रिटिश संसद और नैतिकता समिति से मांग उठी है कि बोरिस जॉनसन की जांच होनी चाहिए और सभी पूर्व प्रधानमंत्री अपने कारोबार संबंधी हितों की सार्वजनिक घोषणा करें। लेख में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर सार्वजनिक जीवन के मानकों का खुलेआम उल्लंघन बिना किसी सख्त जांच या कार्रवाई के होता रहा, तो ब्रिटेन में सार्वजनिक विश्वास और नैतिक आचरण की नींव ही हिल जाएगी। ये मामला कानून का नहीं, बल्कि सार्वजनिक नैतिकता का है और इसका असर पूरे ब्रिटिश लोकतंत्र पर पड़ेगा। सीधे कहें तो द गार्जियन का संपादकीय समझाता है कि बोरिस जॉनसन जैसे सार्वजनिक जीवन के नेताओं को सख्त मान की निगरानी में रखा जाना जरूरी है। अगर निजी लाभ के लिए ऊंचे पद और सार्वजनिक पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो न केवल जांच होनी चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। बीबीसी में प्रकाशित लेख में नेपाल के मौजूदा संकट, जेन जी आंदोलन और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नए रोल पर विस्तार से रोशनी डाली गई है। लेख के मुताबिक
जेन जी आंदोलन की वजह से नेपाल की राजनीति और समाज में उथल-पुथल की स्थिति बन गई है। हाल के विरोध प्रदर्शनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से अधिक घायल होने की पुष्टि नेपाल सरकार ने की है। इसी कड़े माहौल में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीएचयू की पूर्व छात्रा सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस मांग को काठमांडू के चर्चित युवा मेयर बालेन शाह समेत कई प्रमुख चेहरे समर्थन दे रहे हैं। कार्की ने युवाओं के भरोसे और अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता मारे गए और घायल आंदोलनकारियों के परिवारों तक मदद पहुंचाना, भ्रष्टाचार मिटाना और जल्द चुनाव कराना होगी। लेख में कार्की की जीवनी और संघर्ष का उल्लेख आता है। उनका जन्म विराटनगर में हुआ। उन्होंने बीएचयू वाराणसी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया, कानून पढ़ा और फिर नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अपने सख्त रवैये और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर जानी गई कार्की को राजनीति ने बार बार निशाना बनाया, लेकिन जनता के दबाव में संसद को उनका महाभियोग प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इससे उनकी छवि एक निर्भीक और निष्पक्ष न्यायाधीश की बनी, जो सत्ता के आगे नहीं झुकती। एक इंटरव्यू में कार्की ने भारत से अपने रिश्तों, यादों और भावनाओं को भी साझा किया। उन्होंने बीएचयू, गंगा और विराटनगर की सीमाएं और भारत नेपाल जनता की आत्मीयता का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों देशों के संबंध बेहद गहरे और सहयोगी हैं, भले कभी-कभी मनभेद हो। लेख का सार यही है, नेपाल के सबसे बड़े आंदोलन के बीच युवा वर्ग न्याय, बदलाव और भरोसे की तलाश कर रहा है। सुशीला कार्की उनके लिए निष्पक्ष, अनुभवी और ईमानदार नेतृत्व का प्रतीक बन गई हैं। साथ ही भारत नेपाल रिश्ते की आत्मिकता पर उम्मीद जताई गई है कि दोनों देश मिलकर संकट में सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर बीबीसी का ये लेख दिखाता है कि संघर्ष के दौर में युवा बदलाव की चाह में पुराने और बेखौफ चेहरों पर भरोसा जता रहे हैं। सुशीला कार्की जैसी शख्सियतें उस रास्ते की उम्मीद हैं जिससे नेपाल लोकतंत्र, न्याय और स्थिरता की नई मंजिल पर पहुंच सकता है। जनसत्ता में प्रकाशित लेख में शिखर चंद्र जैन ने आज की जीवन शैली की सबसे बड़ी कमजोरी जल्दबाजी की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि हम सब एक अजीब सी हड़बड़ी में जी रहे हैं। ना खाने पीने का वक्त है, ना रिश्तों के दुख सुख में शरीक होने की फुर्सत। यहाँ तक कि शोक या अंतिम संस्कार जैसे जीवन के बेहद महत्वपूर्ण अवसरों पर भी हम सिर्फ औपचारिकता निभाकर लौट आते हैं। लेखक बताते हैं कि इस भागदौड़ की सीधी वजह है प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता का दबाव। हम सब हर समय आगे निकलने और शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन वो याद दिलाते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। असली सुख केवल मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उसके सफर के अनुभव में है। उड़ना गलत नहीं, लेकिन इतना ऊंचा उड़ना भी ठीक नहीं कि जमीन दिखना ही बंद हो जाए। लेख में यह भी कहा गया है कि हम अक्सर पूर्णता यानी 100% सटीक काम का भ्रम पाल लेते हैं। जब हम हर काम को पूरी तरह परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो अधूरा छूट जाता है या भारी बोझ बन जाता है। समाधान यही है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कामों में विभाजित करके धीरे धीरे पूरा किया जाए। छोटे कदमों से ही लंबे सफर तय होते हैं। लेखक ने जीवन यात्रा के ठहराव और निरंतरता पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार सिर्फ भागते रहना ही मजबूरी नहीं है। बीच बीच में रुककर ऊर्जा जुटाना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और असफलताओं से सीख लेना जरूरी है। यही मानसिकता हमें स्थिर बनाए रखती है और हर परिस्थिति में टिके रहने की ताकत देती है। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि रिश्ते और सहयोग जीवन यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण सहारे हैं। अच्छे यात्री वही होते हैं जो रास्ते में सहयात्रियों का हाथ थामते चलते हैं, क्योंकि आने वाले समय में वही हाथ हमें भी संभाल सकते हैं। जीवन में दूसरों की खुशी और सम्मान को महत्व देंगे, तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेख का संदेश है कि जल्दबाजी, अधीरता और परफेक्शन की जिद जीवन को बोझ और तनाव में बदल देती है। सही रास्ता यह है कि हम शांतिपूर्वक छोटे कदमों से सहयोगी दृष्टिकोण अपनाकर चलते रहें और जीवन सफर का हर अनुभव संजोते जाएं।
यही जीवन को हल्का और सार्थक बना सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.